नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एम्स ऑफ आर्ट, मतलब कला का उद्देश्य क्या है। इसी के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके कौन से ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो उसको एक अलग ही मुकाम पे खड़ा करके रख देती है। आप सभी को पता है कि जो भारतीय चित्रकला है तथा जो अन्य कलाएं हैं वो बाकी देशों की कलाओं से बहुत ही अलग है। भारतीय कला की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो भारतीय कला को अन्य देशों की कलाओं से अलग करके रख देती है। इनमें से कुछ ऐसी निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसका वर्णन हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। इसके 8 मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हम क्रमबद्ध करके आगे सबको विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी धार्मिकता, रिलीजन। भारतीय कलाओं का जन्म ही धर्म के साथ हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सारी जो भारतीय कलाएं हैं उसका जो उद्भव हुआ है, उसका जो विकास हुआ है वो धार्मिक दृष्टि के साथ ही हुआ है। धर्म के साथ ही उसका संबंध देखने को मिला है और धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनता तक पहुंचाया है। इसी प्रकार भारतीय चित्रकला तथा शिल्प का लगभग 3-4 हजार वर्षों से धर्म के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। चित्रकला में धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से समा गई है और चित्रकला को धार्मिक महत्व के कारण ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन भी माना गया है। आप देखेंगे कि धार्मिक स्थान पे जो चित्रकला है, चाहे वो मूर्ति कला में हो, भव्य निर्माण में हो, चाहे वो मंदिरों की स्थापत्य कला हो, तो हर तरह के जिसमें जो है धार्मिकता हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से इसकी धर्म के प्रति एक विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके आदर्शवाद की तरफ, मतलब आइडियलिज्म। तो हमारी जो भारतीय कला संस्कृति में मानवीय और दैवीय प्राकृतिक शक्तियों का निरूपण, पुरुष तथा नारी का समन्वय, कठोरता एवं कर्कशता, कोमलता एवं निर्मलता आदि के अनेक विरोधी या पूरक तत्वों का भारतीय चित्रकला में सामंजस्य देखने को मिलता है। कहीं माँ दुर्गा के रूप में नारीत्व, कहीं पवित्रता के रूप में पवित्रता, वीरता तथा कोमलता का भाव दिखाई देता है। वहीं गणेश, हनुमान, गरुड़ आदि रूपों में मानव, पशु या पक्षी का सामंजस्य हमें देखने को मिला है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे देश में जो भी हम पेंटिंग चित्रकला करते हैं या जो भी हमारे पास एक आदर्श रूप है नारी का, माँ दुर्गा के रूप में, चाहे हम जो है भगवान को देखते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में जो है उसमें पशु या पक्षी का रूप भी हमें देखने को मिलता है। भारतीय कलाओं का जन्म जन, मन या आत्मा के धरातल से ही हुआ है। इसी कारण उसमें सांसारिक यथार्थता की अपेक्षा आत्मा की पवित्रता का आदर्श रूप भी है। भारतीय चित्रकार यथार्थ संसार में जैसा दिखता है वैसे चित्रित नहीं करता, बल्कि उसको जैसा उसको होना चाहिए वो वैसा चित्रित करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हर इंसान के लिए चित्रकला अलग अलग हिसाब से है। जो जैसा जिसको दिखता है या जैसा उसको समझता है उसको वो वैसे ही चित्रित करता है। वह उसके सत्यम शिवम सुंदरम का रूप प्रदान करता है। इस प्रकार वह एक आदर्श रूप की रचना करता है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि हर इंसान के लिए जो कला है वो अपने अपने अकॉर्डिंग है, वो अपने अपने समझ से उस चीज़ को समझता है और हर इंसान के लिए कला अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, तो वो है हमारा शेप्स एंड एक्सप्रेशन, मतलब आकृतियाँ एवं मुद्राएं। अब हम बात करते हैं इसमें आकृतियों एवं मुद्राओं के बारे में कि भारतीय कलाओं में आकृतियों या मुद्राओं को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा चमत्कारपूर्ण तथा अलंकारिक रूप प्रदान किए गए हैं। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला में भारतीय की शास्त्रीय नृत्य शैलियों की आकृतियाँ, मुद्राएं एवं अंग भंगिमताओं का विशेष महत्व है। मानव आकृतियां तथा जीवधारी की आकृतियों की रचना यथार्थ की अपेक्षा भाव एवं गुण के आधार पर की गई है। मतलब उसमें भाव और गुण के आधार पे जो है उसकी जो है आकृतियों को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है कि उनकी जो भाव कैसी है, उनकी मुद्राएं कैसी है, वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसी के हिसाब से जो है भारतीय कलाओं का या भारतीय कलाओं की रचना की गई है। उसमें हमें ये जो है देखने को मिला है। इस तरह से अजंता शैली की मानव आकृतियां तो अपने भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण जगत प्रसिद्ध है। साथ ही राजपूत तथा
मुगल शैलियों में भी विद्यमान नृत्य और मुद्राओं का समावेश मिला है। मतलब हमें अजंता के साथ साथ जो है राजपूत और मुगल कला में भी जो है आकृतियों में मुद्राएं एवं उसकी भाव भंगिमा का हमें रूप भाव विभोर मिला है, जो कि अलग ही विशेषता लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कल्पना की, इमेजिनेशन। भारतीय चित्रकला कल्पना के आधार पर ही विकसित हुई है, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। मतलब जो पहले आदर्शवादिता लेके जो हमारी कला चली है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय मनुष्यों ने प्राकृतिक तथा यथार्थ के ऊपर उठकर कल्पना के सहारे बाह्य जगत तथा अंतर जगत की गहराइयों को खोजा है। उन्होंने अनेक काल्पनिक देवी देवताओं की कल्पना की है। कल्पना का स्वर श्रेष्ठ रूप ब्रह्मा विष्णु व महेश के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी के साथ हम कल्पना को नटराज के रूप में सृष्टि के सृजन विनाश जीवन तथा मरण के रूप में भी देखते हैं। यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी भारतीय जो कला है उसमें कहीं ना कहीं जो है या मोस्टली जो है हम कल्पना के बिहाफ पे ही हम उसमें चित्रकारी करते हैं। जैसे कि देवी देवता हो गए, हमने उनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम कल्पना के हिसाब से जो है उनकी चित्र रचना करते हैं, उनकी रचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी हमने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अपने इमेजिनेशन के थ्रू ही हम उस चीज़ की कल्पना करते हैं और पेंटिंग में उस चीज़ को ढाल देते हैं या उनको एक नया रूप प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि कला का एक मुख्य विशेषता जो है वो कल्पना भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रतीकात्मकता के बारे में, मतलब सिंबोलिज्म। पूर्वीय देशों की कलाओं में भारतीय कला के समान ही यथार्थ आकृतियों पर आधारित प्रतीक और सांकेतिक प्रतीकों का अधिक महत्व है। भारत की कलाओं में जटाजूट मुकुट सिंहासन वृक्ष कलश चक्र पादुका कमल हाथी हंस आदि प्रतीकों का विशेष स्थान है। कलाकार ने भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष तथा सांकेतिक अथवा कल्पनात्मक दोनों प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रकृति पर्वत यक्ष देवता तथा ममता के लिए प्रतीकों के द्वारा भी प्रतिबिंबित किया गया है। तो हमारी भारतीय कला में जो है प्रतीकों का या संकेतों का बहुत एक अहम भूमिका रही है, जिसके हिसाब से हम भारतीय चित्रकला को संपन्न करते हैं या भारतीय चित्रकला देखने को हमें ऐसी मिली है, इसमें प्रतीकों का सहारा लिया गया है। आगे हम बात करते हैं ऑर्नामेंटेशन यानी कि अलंकारिता। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय चित्रकला में अलंकरण से संबोधित की गई है। यहाँ पे अलंकरण का बहुत अहम रोल है। अलंकरण के द्वारा हमारे जो चित्रकला है उसको आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है, अतः कला का कार्य अलंकरण होना भी है। भारतीय कलाकार सत्य तथा शिव के साथ सुंदर की कल्पना भी करता है, अतएव सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकरणों का अपनी रचनाओं में प्रयोग करता है और आकृतियों का रूपश्री का वर्धन होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, खंजन अथवा कमल के समान नयन, कदली स्तंभों के समान जंघाएं इत्यादि जो है वो भारतीय कला में हमें देखने को मिली है। भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं में छतों के अलंकरणों, राजपूतों तथा मुगलों चित्रकला में हाशियों में पुष्पों पक्षियों मानवाकृतियों पशुओं तथा प्रतीक चिन्हों आदि को अति अलंकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि कला का एक उद्देश्य जो है अलंकारिता भी माना गया है, जो कि भारतीय कला की एक मुख्य विशेषता मानी गई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी रेखा तथा रंग के बारे में, मतलब लाइन एंड कलर्स के बारे में। भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान रही है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें रेखा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सारी की सारी जितनी भी भारतीय चित्रकला रही है वो रेखा प्रदान ही है, रेखाओं का उसमें सहारा लिया गया है। चित्र की आकृतियों प्रकृति तथा वातावरण सबको निश्चित सीमा रेखाओं में अंकित किया गया है। रंगों का प्रयोग अलंकारिक या कलात्मक योजना पर आधारित है या रंगों का सांकेतिक आधार पर प्रयोग किया गया है। इन आकृतियों में स्पाट रंगों का प्रयोग किया गया है। स्पाट मतलब कि जो बिल्कुल सीधे, जिसमें मिक्स करके रंगों को नहीं लगाया गया है, एकदम से जैसे कि शुद्ध रंग जो भी लिए है और उसमें उसको एकदम से डाला गया है। लाल है तो उसको लाल ही लिया गया है, हरा है तो उसमें हरा ही डाला गया है। उसमें लाइट और डार्क शेड का इफेक्ट उसमें नहीं डाला गया है। स्पाट मतलब
डायरेक्ट जो है वो ट्यूब से निकाल कर कलर उसमें लगाए गए हैं। तो इस तरह की एक विशेषता रही है हमारी भारतीय चित्रकला की। नेक्स्ट और लास्ट जो विशेषता है हमारी वो है इसका सामान्य पात्र यानी कि कॉमन करेक्टर। यहाँ पे कॉमन करेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला में एक अहम भूमिका निभाई है कि इन्होंने मेन पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो नेगेटिव जो सब्जेक्ट रहे हैं उनको भी उन्होंने जो है चित्रित किया गया है हमारे भारतीय चित्रकला में। पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशिष्ट का महत्व है, परंतु भारतीय चित्रकला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप से विकसित किया गया है। सामान्य पात्र विधान का अर्थ है आयु, व्यवसाय तथा पद के अनुसार पात्रों की आकृति तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण करना। राजा, रंग, देवता तथा राक्षस, साधु तथा सेवक, स्त्री, गंधर्व, शिशु, किशोर, युवक तथा वामन आदि के रूपों तथा उनके अंग प्रत्यंग के अनुपातों को भारतीय कला में निश्चित स्थान दिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसके अलावा राजा रानी के अलावा जो और अन्य जो गौण पात्र है उनको भी उन्होंने एक मुख्य पात्र की तरह ही चित्रित किया गया है और जो कि भारतीय चित्रकला की एक मुख्य विशेषता रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने इसकी कुछ मुख्यों के बारे में पढ़ा कि भारतीय चित्रकला की मुख्य मेन उद्देश्य क्या है, जिसके बिहाफ पे भारतीय चित्रकला एक अलग ही स्थान कायम करती है या अलग ही स्थान जो है भारतीय चित्रकला का पूरे विश्व में माना जाता है। तो उसमें से कुछ हमने कॉमन फैक्टरों को आज हमने डिस्क्राइब किया। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।